तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने छोटे से बच्चे को लेकर एक गुफा में जा रही थी। वो लेडी काफी ज्यादा परेशान और डरी हुई भी होती है। अब गुफा के अंदर वो अपने बच्चे को एक पत्थर के ऊपर रख देती है और हम यहाँ देख पाते हैं कि वो लेडी डर क्यों रही थी, क्योंकि वो वहाँ पर अपने बच्चे का बलिदान देने आई थी। अब तभी वो एक हथौड़े और एक बड़ी सी कील को उठाती है और कुछ चैंटिंग करने लगती है और फिर वो अपने बच्चे का सेक्रीफाइस कर देती है। वो बहुत दुखी थी और वो अपने खून से लथपथ हाथ धोने के लिए पास वाले तालाब में जाती है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और कोई उसे पानी में खींच लेता है। जब वो लेडी पानी से बाहर निकलती है तो वो अपने आसपास कई सारी लेडीज को देखती है जिन्होंने अजीब से मास्क पहने हुए थे और वो किसी तरह की चैंटिंग कर रही थी। खैर तभी वहाँ पर हम एक मास्क वाली लेडी को भी देखते हैं जो कि उन बाकी सभी लेडीज की लीडर थी। एंड माइट भी ये डिमोनिक रिचुअल हो सकता है। अब जिस लेडी ने अपने बच्चे का बलिदान दिया था वो उस मास्क वाली लेडी लीडर के पास जाती है और वही फिर किसी तरह का रिचुअल करती है और तभी वो मास्क लीडर एक सोने की कील को और सेक्रीफाइस करने वाली लेडी के माथे पर इंसर्ट करती है और वो लेडी अब दर्द से चिल्ला रही थी। अब ये इस मूवी की इंट्रो होती है जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2024 में और हम भाई बहन बियान और हनीफ को देखते हैं। जिसके बाद हमें बियान और हनीफ की माँ राती को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप चलाया करती थी और वो एक सिंगल मदर भी थी। खैर अब वो इतनी मेहनत करके पैसा जमा कर रही होती है लेकिन उसका भाई कादर वहाँ आकर उससे पैसे मांगने लगता है और वो भी उसे मना नहीं कर पाती। अब यहाँ कादर जो है ना वो जुआ वगैरह खेल रहा था, लोगों से लोन वगैरह लेता था और आज भी कादर वहाँ पर आया हुआ था और राती हमेशा की तरह उसे पैसे देती है, लेकिन ये बोलते हुए कि आखिरी बार होगा क्योंकि अब बियान और हनीफ बड़े स्कूल में जाने वाले हैं और उसे पैसों की जरूरत होगी। लेकिन अब ये देखते हैं कि कादर वहाँ आज पैसों के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो बेशर्मों की तरह पैसे रखे लेता है। अब वहाँ पर आने का उसका असल कारण ये था क्योंकि उनकी माँ जिसका नाम अंगुन है, उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है और उनकी केयर टेकर मोबोक याती ने उसे अंगुन की हालत के बारे में बताया था। अब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि अब राती अपनी माँ से मिलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कादर के काफी समझाने पर वो बच्चों के साथ अपनी माँ अंगुन के घर जाकर उनको आखिरी बार मिलने के लिए मान जाती है। अब तैयार होकर कादर और राती जो होते हैं वो बच्चों को लेकर अंगुन के घर के लिए निकल गए थे। अब रास्ते में हम देखते हैं कि कादर के फोन पर मैसेजेस आए हुए थे जहाँ से हमको पता चलता है कि उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा है और वो अपनी माँ अंगुन के घर उनसे मिलने नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज की तलाश में जा रहा है जिसको बेचकर वो अपने ऊपर से इस कर्जे को उतार पाएगा। खैर अब अगली सुबह ये चारों ही अंगुन के घर पहुंचते हैं जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा मैनर था। अब अंदर जाकर राती और कादर देखते हैं कि घर पहले जैसा ही था, कुछ भी बदला नहीं था। अब वहीं वॉल पर अंगुन की जवानी वाली पिक्चर भी लगी हुई थी जो कि काफी सुंदर होती है, जिसे बियान और हनीफ देख रहे थे और हमको पता चलता है कि अंगुन वही लेडी है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करते हुए नोटिस किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस किया था तो यहाँ पर ये दोनों कौन थे, यानी कि राती और कादर कौन थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मतलब उस बात को अब 37 इयर्स बीत चुके हैं, यानी कि जब वो सेक्रीफाइस हुआ और अंगुन अब बूढ़ी भी हो गई होगी। लेकिन तभी वहाँ पर माबोक याती आती है, यानी कि उनकी केयर टेकर। अब वो कादर और राती को ये बताती है कि जब से अंगुन की हालत खराब हुई है तब से ही वो वहीं पर रह रही है और वो उसकी देखभाल करती है। अब तभी अंगुन ऊपर से शोर कर कर याती को बुलाने लगती है और याती ऊपर जाकर अंगुन को शांत करने के लिए गाना प्ले करती है और अंगुन शांत भी हो जाती है। अब अंगुन यहाँ पर असल में पैरालाइज्ड हो चुकी है और वो सिर्फ अपना एक ही हाथ कभी कभी इस्तेमाल कर सकती है और उसकी बाकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। खैर फिर कादर अंगुन के पास जाता है और उसे बताता है कि राती और उसके बच्चे अंगुन से मिलने के लिए आए हुए हैं और हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि अंगुन तो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी, यानी कि इतनी उम्र में भी वो बिल्कुल जवान दिख रही थी और ये शायद से शुरुआत वाले रिचुअल की वजह से हुआ होगा। खैर अब कादर पहले हनीफ को अंगुन से मिलवाता है और फिर जब वो बियान से मिलवाता है तो अंगुन बियान का हाथ पकड़ लेती है। अंगुन उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी तो याती उसको शांत करवाती है। खैर जो भी हो, बियान इन सबसे बहुत डर गई थी और यहीं पर हनीफ राती से अंगुन की एज पूछता है और राती कहती है कि अंगुन कम से कम 70 साल की है। लेकिन हनीफ का ये कहना था कि अंगुन यानी कि उसकी नानी तो उसकी माँ राती से भी ज्यादा जवान लग रही थी। खैर अब हनीफ अपने रूम में चला गया था और उसके पीछे पीछे बियान भी चली जाती है। वहीं हनीफ बियान को अपने टॉय से डरा देता है और फिर जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है और राती भी फिर वहाँ पर आ गई थी और वो बताती है कि वो चेयर असल में उनकी नानी अंगुन की है।
अब तभी हम कादर को पूरे घर की वार्डरोब को चेक करते हुए देखते हैं कि उसे कुछ बेचने के लिए मिल जाए, और ऐसे ही उसे अपनी माँ की वार्डरोब की चाबियां मिल जाती हैं और वार्डरोब्स में से कादर को उस घर की ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे मिलते हैं, और वहाँ पर वही मास्क था जो कि अनवन का था, और मूवी की स्टार्टिंग में उस लेडी ने ऐसा ही सेम मास्क पहना हुआ था। असल में मास्क वाली लेडी एक इविल गॉडेस है जो कि ब्यूटी की इविल गॉडेस थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत से लेकर अब तक अनवन इतनी जवान कैसे है, लेकिन अपने आखिरी वक्त में उसको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। एनीवेज, अब रात को खाना खाते समय कादर याति से ये पूछता है कि उसने उन्हें पहले कुछ क्यों नहीं बताया कि अनवन इतनी बीमार है। तो याति ये बताती है कि अनवन तो ये चाहती थी कि कादर और राती उस घर में कभी भी ना आए। क्या जब अमन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तब उसने शेमन हुसैन को बुलाया था, क्योंकि उसे लगा कि शायद से अमन किसी बुरी स्पिरिट की पोजीशन में है। खैर, किसी को कुछ भी पता नहीं चला था, ना ही हुसैन को और ना ही डॉक्टर को। अब कादर याति को ये कहता है कि वो हुसैन को एक बार फिर से बुला ले, लेकिन राती ये बोलती है कि अमन को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि किसी शेमन की, और इस घर में कोई भी शेमन नहीं आएगा। और फिर वो वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास चली जाती है। खैर, अब राती अपनी माँ के पास बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि इतने सालों तक राती उससे दूर रही, और अब जब वो उनसे मिलने आई है तो अमन की हालत बहुत खराब थी। खैर, अब अमन की आंखों से भी ये सुनकर आंसू आने लगते हैं, मतलब वो भी काफी दुखी थी और कहीं ना कहीं चाहती थी कि उसके बच्चे यहाँ पर ना आए, क्योंकि इस घर के अंदर कुछ तो वियर था। खैर, उधर हनीफ का टॉय नहीं मिल रहा होता तो बियान उसे ढूंढने में हनीफ की हेल्प कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पर याति आ जाती है और वो हनीफ के साथ ऊपर वाले कमरे में टॉय को ढूंढने लगती है। अब नीचे बियान को हनीफ के टॉय की आवाज आ रही होती है और वो आवाज का पीछा करते करते अपनी नानी जी अमन के रूम तक आ गई थी और टॉय अमन के बिस्तर के नीचे ही था। अब बियान बिस्तर के नीचे जाती है और जैसे ही वो उस टॉय को लेकर बाहर निकलने लगती है तो अमन का बिस्तर हिलने लगता है, और जब बियान बाहर आती है तो अमन उसके ऊपर गिर गई थी। बियान काफी जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर कादर, राती और याति आ गए थे और वो अमन को उठाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं। लेकिन अमन अभी भी शांत नहीं हो रही थी, तो याति फिर से वही सॉन्ग प्ले करती है और अमन अचानक से शांत हो जाती है। लेकिन तभी फिर वो उठती है और कादर के मुंह के ऊपर उल्टी कर देती है और फिर से बिस्तर पर गिर जाती है, जो कि सच में काफी घिनौना और डरावना सीन था। अब ये सब देखकर कादर बहुत डर जाता है और उससे भी ज्यादा बच्चे डर गए थे, इसलिए कादर अब याति को बोलकर हुसैन को फाइनली वहां बुलवा लेता है। फिर हुसैन रात को आता है और वो एक रिचुअल करता है, इसकी वजह से अमन को काफी दर्द हो रहा था, और वो रिचुअल कुछ ऐसा था कि हुसैन को अमन की बॉडी में कुछ फील हुआ, कुछ अननेचुरल और कुछ ईवल सा, और उसको निकालने के लिए वो ये रिचुअल कर रहा होता है। खैर, हुसैन जो होता है वो रिचुअल शुरू करता है और एक एक करके वो अमन के फेस में से एक एक करके 5 सोने की नीडल्स को निकालता है, और ये वही नीडल्स हैं जो कि शुरुआत में उस इविल लीडर ने उसके अंदर डाल दी थी। और इसी दौरान अमन ने हुसैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हुसैन ने वो किसी तरह से नीडल्स निकालनी, और निकालने की तुरंत बाद ही शॉकिंगली अमन की बॉडी अचानक से एज कर जाती है, वो भी बहुत ही ज्यादा रैपिडली, और अचानक से वो खत्म हो जाती है। खाली हड्डियां ही हड्डियां बच गई थी, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि इन्हीं कीलों की वजह से वो इतनी जवान थी, और ये सैक्रिफाइस क्यों दिया गया था ये भी हमको समझ में आता है। लेकिन आखिरकार इतने छोटे से बच्चे का सैक्रिफाइस सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया होगा, बात इससे कुछ ज्यादा बड़ी थी। एनीवेज, अब ये देखकर कादर और राती बहुत दुखी थे और दुख से ज्यादा उनको सदमा लगा था। खैर, अब हुसैन जाने से पहले कादर को वो सोने की सुनिया देता है और बताता है कि वो असल में चाम नीडल्स हैं, जो कि अमन को उसकी नेचुरल डेथ से रोक रही थी। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो इन नीडल्स की वजह से जो बॉडी के अंदर नेचुरल एजिंग प्रोसेस होता है वो रुक चुका था। एज होने के बाद में इंसान बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन इन नीडल्स की वजह से ऐसा हो रहा था कि वो यहाँ पर अभी तक जवान थी, और वो नीडल्स मैंने जैसा आपको बताया उसी इविल गॉडेस ने दी थी। इसके बदले में अमन का चाम हमेशा के लिए रहने वाला था। इनडायरेक्टली कहा जाए तो वो इविल से घिरी हुई थी। खैर, अब हुसैन ये कहता है कि अमन जो थी उसने चाम नेरोज का इस्तेमाल करवाया, जिसके चलते उसको आम तरह से बैरी नहीं करा जा सकता और उसको तालाब में ही डुबाकर उसका फ्यूनरल करना पड़ेगा, और उन नेरोज को भी उसके साथ ही बहाना होगा, तभी ये सब रुकेगा। खैर, अब क्योंकि अमन की बॉडी नॉर्मल नहीं थी, इसलिए वो उसको आम तरह से ट्रीट भी नहीं कर सकते और उन्हें उसका फ्यूनरल 7 दिन बाद ही क्लिवॉन फ्राइडे की दिन करना होगा। अब तब तक वो नेरल्स को कादर को दे देता है संभालने के लिए। अब कादर राती से ये कहता है कि यही एक तरीका है हमारी माँ अमन की सोल को शांति देने का। अब यहाँ पर राती काफी दुखी थी, लेकिन फिर भी याति की मदद से अमन की बॉडी को नहलाया जाता है।
और सबसे बड़ी बात कि इस घर के अंदर कदम रखने के लिए गांव का एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा था। सबको पता था कि अनमुन क्या करती थी। तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी कादर, राती और याति के ऊपर आ चुकी थी। खैर अब जब याति और राती अनमुन की बॉडी को नहला रहे होते हैं तब उन दोनों को अनमुन की आवाज आती है कि अब चले जाओ, और ये सुनकर वो दोनों बहुत डर जाती है। खैर अब रात को बियान और हनीफ जाग रहे थे क्योंकि राती अभी तक उनके पास नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए प्रे कर रही थी। तभी वहाँ पर याति भी आ जाती है, लेकिन राती ये नोटिस करती है कि याति तो सामने से आ रही है, और जब वो फिर से पलट कर देखती है तो उसके बगल में याति थी ही नहीं, यानी कि वहाँ पर कोई नहीं बैठा था और वो तो उसके सामने से आ रही थी। अब तभी पीछे से अनमुन फिर से उसे जाने के लिए बोलने लगती है। खैर अब इससे राती बहुत डर जाती है और फिर वहाँ पर असली याति आती है। मीनवेल दोनों बच्चे सो रहे थे कि तभी बियान को रूम के बाहर से अनमुन के घुंघरूओं की आवाज आती है। वो हनीफ को उठाने की कोशिश करती है लेकिन हनीफ नहीं उठता, तो वो जाकर दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब वो वापस बिस्तर पर आकर सोने लगती है कि तभी वहाँ पर रखी हुई चेयर अपने आप झूलने लगती है, और इससे बियान और भी डर गई थी। वो उठकर देखती है कि अचानक से अनमुन उस चेयर पर आ गई है, तो बियान डर कर चादर ले लेती है, लेकिन चादर के अंदर भी अनमुन थी, और उसको देखकर बियान जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर उसकी माँ राती आ गई थी। खैर अब सीन अगले दिन पर आता है और आज दूसरा दिन था। अब हम देखते हैं कि बियान हनीफ को ढूंढ रही होती है क्योंकि हनीफ ने उसका मोबाइल ले लिया था, और अब बियान से छुपने के लिए वो अनमुन के रूम में चला जाता है और उसकी वार्डरोब के अंदर ही छुप जाता है। तभी वहाँ पर एक मास्क पहनी लेडी उसे पीछे से आकर डरा देती है। अब ये देखकर हनीफ बहुत डर गया था और उसकी आवाज सुनकर बियान भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उस वार्डरोब के अंदर कोई नहीं था, तो वो अपने फोन को लेकर वहाँ से चली जाती है। और ये वही वार्डरोब थी जहाँ पर शुरुआत में कादर को वो मास्क दिखाई दिया था। जानी की चक्कर ये था कि जब तक 7 दिन नहीं बीत जाते इन लोगों के साथ इनके घर के अंदर डरावनी और पैरानॉर्मल घटनाएं तो होने ही वाली थी। अब बियान के जाने के बाद में हनीफ को वही मास्क फ्लोर के ऊपर पड़ा दिखाई देता है जैसा मास्क उस लेडी ने पहना था शुरुआत में, और ये मास्क अनमुन का ही था, यानी कि वो किसी न किसी तरह के कर्ल से जुड़ी हुई थी। अब सीन रात की तरफ आता है और हम कादर को घर के बाहर खड़ा देखते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके ऊपर 40 मिलियन का कर्जा था और 14 दिनों में उसे 20% देना भी था, यानी कि उसका इंटरेस्ट उसको देना था। खैर तभी उसे अंदर से किसी के गाने की आवाज आती है, और अब जब वो अंदर जाकर देखता है तो कुछ लेडीज अंधेरे में अनमुन की बॉडी के पास बैठकर किसी तरह का गाना गा रही थी, और ये वही गाना है जिसको सुनकर वो शुरुआत में शांत हुआ करती थी। लेकिन जब कादर लाइट्स को ऑन करता है तो वहाँ से सारी लेडीज गायब हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कुछ वियर्ड चल रहा था। और ये सारी लेडीज वही हैं जो कि शुरुआत में अनमुन के आसपास थी, यानी कि उस गुफा के अंदर। खैर अब सीन जो होता है वो तीसरे दिन की तरफ आता है और कादर जो होता है वो राती से घर को बेचने की बात कर रहा था। तो राती कहने लगती है कि वो शायद वहाँ पर आया ही घर के लिए था, और ये सुनकर कादर राती को भी सुनाने लगता है कि राती उनकी माँ से नफरत करती थी। उधर हनीफ अनमुन का मास्क पहनकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, और शॉकिंगली उसे मिरर के अंदर अपनी नानी अनमुन दिखाई देती है। और फिर जब बियान हनीफ को ढूंढते हुए आती है तो वो हनीफ को अनमुन की चेयर पर बैठा दिखाई देता है, और जब वो पास जाती है तो हनीफ ने अनमुन का मास्क पहना था और वो बियान को डरा देता है। अब बियान उसे जाकर वो मास्क अनमुन के रूम में ही वापस रखने के लिए कहती है। अब हनीफ जाने से पहले यही कहता है कि ये जो मास्क पहनता है ना वो अनमुन को देख सकता है, यानी कि उनकी नानी को। अब रात को जब हनीफ सो रहा था तो बियान उस चेयर पर बैठी हुई थी, और हनीफ को लगता है कि बियान मजाक कर रही है, लेकिन जब हनीफ उठकर देखता है तो बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो बियान नहीं थी बल्कि कोई क्रीपी सी लेडी थी। अब उसके चिल्लाने की आवाज से वहाँ राती आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि बियान तो सो रही थी। खैर अब राती वही सोने का सोचती है और वो बेड पर अनमुन के मास्क को देखती है, और हनीफ उसको सब बता देता है। वो राती से भी माफी मांगता है। अब राती कहती है कि वो कल उनको शहर ले जाएगी घुमाने के लिए। फिर सीन चौथे दिन की तरफ आता है और राती और याती शहर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। तो कादर ये कहता है कि वो उनका ध्यान रखेगा और वो दोनों शहर चली जाए, और राती और याती फिर शहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में कादर बच्चों को अकेला ही छोड़कर ड्रिंक करने के लिए चला गया था। अब बच्चे जब शाम को उठते हैं तो घर पर कोई नहीं होता, क्योंकि कादर को उधर रास्ते में एक लड़की मिल गई थी जिसके साथ वो मजे करने लगता है, इंटीमेट होने लगता है। खैर अब रात हो चुकी थी और घर के अंदर कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था, और अनमुन की लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी बच्चों के साथ में। अब बियान को वॉशरूम जाना था तो वो हनीफ को लेकर वॉशरूम जाती है, और हम अनमुन की बॉडी को उठकर बैठते हुए देख पाते हैं।
कैरब हनीफ को भी वॉशरूम जाना था और जब बियान दरवाजा खोलती है तो बियान के पीछे अनवन की बॉडी खड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सही समय पर वहाँ राती और याती वापस आ गए थे। लेकिन वो देखती है कि अनवन की बॉडी तो अपनी जगह पर ही थी। अब अगली सुबह यानी कि 5वें दिन पर सीन आता है और हम कादर को बिना कपड़ों के देखते हैं, जो कि कब्रिस्तान में लेटा हुआ था। यानी कि उसने जो कुछ देखा वो एक छलावा था और शायद से यहाँ की जो लीडर है, जो इविलनेस है, उसने ही यहाँ पर लड़की का रूप लेकर उसे घर जाने से रोका ताकि वो बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत कर पाए। लेकिन वक्त रहते उनकी माँ और मेर याती वहाँ आ गए थे। कैरब वो जल्दी से कपड़े पहनता है और जल्दी से घर जाता है। घर जाकर राती उस पर बरस जाती है, गुस्सा करती है, लेकिन वो ये कहता है कि वो बच्चों के लिए टॉयज लाया है, वो उनको मना लेगा। वो बच्चों के पास जाता है लेकिन बच्चे अपने मामा से नाराज थे और वो उसको बताते हैं कि उन्होंने अमन की बॉडी को चलते देखा है। और ये सुनकर तो कादर भी डर गया था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जो कुछ उसने देखा वो भी बिल्कुल सच था, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। कैरब सीन रात की तरफ फिर से आता है और राती देखती है कि बियान बिस्तर पर नहीं है, तो वो बाहर बियान को देखने जाती है और वो बाहर कुछ लेडीज को देखती है जिन्होंने वही मास्क पहने हुए थे और वो अनवन की बॉडी के अराउंड बैठी हुई थी और वो किसी तरह की चैंटिंग कर रही थी। उनके बीच ही बियान भी बैठी हुई थी जिसने अनवन का मास्क लगाया हुआ था। खैर वो लेडीज उठकर आती है और राती के इर्द गिर्द घूमने लगती है, बोलने लगती है कि अपना वादा मत तोड़ो। फिर जल्दी से राती बियान के पास जाती है और वो उसका मास्क हटाती है और तभी वो लेडीज भी वहाँ से गायब हो गई थी। यानी कि पक्का ये जो मास्क है ना, इसके चलते ही कुछ ना कुछ हो रहा था। ये पक्का शापित है या फिर कुछ ना कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई थी। एनीवेज अब अगले दिन छठा दिन होता है और सबसे पहले राती वो मास्क जला देती है और फिर वो अमन की बॉडी को दफनाने का फैसला कर चुकी थी और कादर के रोकने पर भी वो नहीं रुकती। यहाँ पर हुसैन ने साफ मना किया था कि यहाँ पर उनकी माँ कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, उसने जादू टोना किया था, यहाँ पर चाम निरल्स का इस्तेमाल किया था, तो उसको दफनाया नहीं जा सकता। लेकिन तभी होता यह है कि राती अमन की बॉडी को कब्रिस्तान में दफना देती है, जबकि हुसैन ने साफ इनकार किया कि अगर अमन का फ्यूनरल पानी में नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और इस बात का एहसास जल्दी ही राती को हो गया था, क्योंकि जब वो कादर और बच्चों के साथ घर आती है तो घर के अंदर से बहुत सारी मक्खियां निकलती हैं, क्योंकि अनमोल की बॉडी वापस वहीं पर आ गई थी। खैर ये सब उस घर में और रुकना नहीं चाहते थे, तो ये सभी उस मेर याती के घर चले जाते हैं। बाकी सभी याती के घर किसी तरह सो जाते हैं, लेकिन कादर अभी भी जाग रहा था, जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन जब वो आँख खोलता है तो वो खुद को अनमोल के घर में पाता है और वो अनमोल की बॉडी के पास ही सो रहा था। अब ये देखकर वो इतना डर गया था कि वो ये सोचता है कि वो वहाँ पर कैसे आ गया, और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो इविल गॉडेस वहाँ पर आ गई थी और कादर को वहाँ से वो जाने नहीं देती, उसे उठाकर बाहर वाले पूल में फेंक देती है। अब अगली सुबह यानी कि 7वां और आखिरी दिन था और इसलिए इस मूवी का नाम द लास्ट 7 डेज है। खैर राती, याती, बच्चे और हुसैन कादर को पूल में देखते हैं और बहुत कोशिश करने पर भी वो उड़ नहीं रहा था, तो हुसैन अपनी शक्तियों से उसे होश में लेकर आता है। वो काइंड ऑफ पोजीशन में चला गया था, लेकिन वो किसी तरह वापस आ गया। फिर वो सभी जल्दी से अमन की बॉडी को लेकर मूवी की शुरुआत वाली उसी गुफा में जाते हैं। फिर हुसैन बिना देरी किए आखिरी राइट्स बोलता है और वो नीडल्स को भी अमन की बॉडी के साथ रख देता है और फिर अमन की डेड बॉडी को उसे तालाब के अंदर डुबा दिया जाता है। और फाइनली अब अमन का फ्यूनरल हो गया था। अब सीन रात की तरफ आता है और राती को ठंड लग रही थी, तो वो अपने बैग में से ब्लैंकेट निकाल ले जाती है और उसे बैग में अमन का मास्क मिलता है, यानी कि जिस मास्क को उसने जलाया था वो वापस आ चुका था। खैर इस बार वो उसे जलाती नहीं है, बल्कि पहनकर मिरर के सामने जाती है और उसे मिरर के अंदर अमन यानी कि अपनी माँ दिखती है और अमन अब उसको अपनी पूरी कहानी बताती है कि पास्ट में आखिर हुआ क्या था। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं द लास्ट 7 डेज मूवी के असली पत्ते। तो असल में हुआ ऐसा था कि अमन किसी के साथ प्यार में थी और उसे और उसकी बच्ची को उसने छोड़ दिया और अमन अपने बच्चे को दूध तक भी नहीं पिला सकती थी, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। और इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर उस गुफा में जाती है और वहाँ उसने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस दे दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसको संभाल नहीं सकती थी। इसके बदले में इविल गॉडेस ने अमन को चार्म पेन्स दी थी और नीडल्स दी थी और हमेशा के लिए जवान रहने का वरदान दिया। इसके बाद अमन एक ट्रेडिशनल डांसर बन गई और उसके चार्म और ब्यूटी से बहुत लोग आकर्षित होकर उसके पास आने लगे और ऐसे ही वो घर उसने खरीद लिया, यानी कि उसने खूब पैसा कमाया, जो कि स्टार्टिंग में उसके पास नहीं था। लेकिन इसके लिए उसने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस दिया, क्योंकि शुरुआत में वो दे रही थी, वो उसने काफी गलत किया। माइट भी वो इमोशनली स्टेबल नहीं थी और शायद से इसलिए उसने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन यहाँ पर एक वियर्ड बात ये होती है कि हमें कभी भी राती और कादर के पिता के बारे में कुछ बताया नहीं गया।
यानी कि पहले हस्बैंड को छोड़ने के बाद ने और अपने पहले बच्चे का सेक्रीफाइस देने के बाद उसके बाद उसने किससे शादी करी थी, क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। हो सकता है कि वो इतनी आकर्षित डांसर बन गई थी, बहुत ही सुंदर हो गई थी, तो माइट भी उसका कोई ना कोई लवर रहा होगा जिसके चलते ये दोनों बच्चे हुए थे। खैर अब अंगुन ने सब कुछ हासिल तो कर लिया था, लेकिन किस कीमत पर। और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे भी एक कैच होता है, यानी कि वरदान ऐसे ही नहीं मिला था। कुछ जवानी और ब्यूटी वाला वरदान एक ही कंडीशन के चलते था कि अंगुन की आने वाली जनरेशन जो होगी उसमें से हर एक लड़की का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा और एक लड़की को सेम ब्यूटी और युद्ध का वरदान आगे पास होता रहेगा। यानी कि राती और कादर के केस में कादर का सेक्रीफाइस देना था और राती को वो वरदान मिल जाता, और इसलिए अंगुन ने बचपन में ही अपने दोनों बच्चों को वहां से भेज दिया और वापस आने से मना भी किया था। एंड नाउ आई बिलीव कि यहाँ पर जैसे ही ये दोनों आए थे तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, रो भी रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इविल गॉडेस जो है वो अपना सेक्रीफाइस लेने जरूर आएगी। और अब आपको समझ में आया होगा कि इविल गॉडेस ने कादर के साथ ने इंटीमेसी क्यों बनाई थी, क्योंकि वो उसका सेक्रीफाइस चाहती थी, वो उसको मार कर चुकी थी। खैर अब अंगुन की स्पिरिट जो होती है वो राती से माफी मांगती है कि वो उसे एक माँ का प्यार नहीं दे पाई, और अब तक उसकी बॉडी जो थी वो बार बार यही कोशिश कर रही थी कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। वो उसको इसलिए ही डरा रही थी। वो ये भी कहती है कि उसने ये सब सिर्फ राती और कादर को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन यानी कि बियान और हनीफ को बचाने के लिए भी किया था, और अब राती को ये सब खत्म करना होगा और इसके लिए राती को वो नीडल्स वहीं लौटानी होंगी जहाँ से वो आई है, यानी कि उस तालाब में। अब अंगुन उसको एक मंत्र भी बताती है जिसे बोलने के बाद राती अगर वो मास्क डिस्ट्रॉय करेगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट उनकी जनरेशंस के लिए रुक जाएगा। अभी अंगुन बात कर ही रही थी कि पीछे से वो इविल गॉडेस अंगुन को अपने साथ ले जाती है, यानी कि उसकी स्पिरिट अब इसी इविल गॉडेस की हो गई थी। अब राती समझ जाती है कि कादर ने वो नीडल्स अपने पास रखी हुई है और वो उसके पास जाकर उससे वो नीडल्स मांगती है और उसको वो नीडल्स फाइनली दे देता है। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी क्योंकि वो इविल गॉडेस बियान और हनीफ को टॉर्चर कर रही थी। वो उन दोनों को सीलिंग के साथ चिपका देती है और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर कादर और राती वहाँ आते हैं, लेकिन वो इविल गॉडेस बियान और हनीफ को खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगती है। राती काफी कोशिश करती है लेकिन वो इविल गॉडेस हनीफ को अपने साथ ले गई थी, यानी कि लड़के का तो सेक्रीफाइस होकर ही रहेगा। अब चाहे ये सेक्रीफाइस हनीफ का हो या फिर कादर का, लेकिन एक लड़का तो साथ जाएगा ही। खैर अब उनके पास मजे की रास्ता था कि उस तालाब में जाकर वो नीडल्स को लौटा दें, और वो दोनों ज्यादा देर नहीं करते, जल्दी से उसी गुफा में जाते हैं और राती उन नीडल्स को उसी तालाब में फेंक देती है। अब यहाँ वो इविल गॉडेस कहती है कि जो उसका था उसने ले लिया, तो कादर ये कहता है कि उसे अपने साथ ले जाओ और हनीफ को छोड़ दो, और ये कहते ही हनीफ की बॉडी उस तालाब के अंदर से बाहर आ जाती है और कादर हनीफ को बाहर लेकर आता है। अब हनीफ यहाँ पर खत्म हो ही चुका था, लेकिन राती उसकी छाती को पंप करती है और हनीफ सांस लेने लगता है। लेकिन जैसा कि कादर ने कहा था कि वो हनीफ को छोड़ दे जिसके बदले वो उसके साथ जाएगा, तो अब इविल गॉडेस जो होती है वो कादर को अपने साथ लेकर जाने वाली थी। वो उसे खींचकर तालाब की दूसरी साइड ले जाती है। अब राती अपने भाई कादर को बचाने के लिए वो मंत्र बोलती है और फिर वो एक मास्क को एक पत्थर की हेल्प से तोड़ने लगती है। जैसे जैसे मास्क टूट रहा था वैसे वैसे उस इविल गॉडेस का मास्क भी टूट रहा होता है और इवेंचुअली पूरा मास्क टूट कर नीचे गिर जाता है। वो वापस तालाब में लौट जाती है। अब कादर और राती काफी खुश थे, लेकिन जैसा कि इविल गॉडेस ने कहा था कि वो तालाब से निकल कर कादर को खींचकर उस तालाब की गहराई में ले जाती है, यानी कि जो सेक्रीफाइस बोल दिया उसको तो वो लेकर ही जाएगी। हो सकता है कि इस मास्क के चलते प्रेजेंट वाला इविल जनरेशन रुक जाएगा, यानी कि इनके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन इससे इविल गॉडेस को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी शक्तियां मास्क तक सीमित नहीं थी। खैर अब राती बहुत कोशिश करती है कि वो अपने भाई कादर को बचा सके, लेकिन वो इविल गॉडेस धीरे धीरे कादर के साथ पानी की गहराइयों में गायब हो जाती है और राती रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती। अब हम देख पाते हैं कि राती अपने दोनों बच्चों के साथ वो घर छोड़कर चली गई थी। खैर मूवी का अंत आ चुका था और हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देख पाते हैं जहां पर अंगुन की पेंटिंग के अंदर अंगुन मौजूद नहीं थी और उसके घर के अंदर हम उसी इविल मास्क गॉडेस लीडर को देख पाते हैं जो कि वही सॉन्ग गा रही थी जो कि हमेशा यहाँ पर अंगुन गाया करती या फिर सुना करती। वहाँ पर वो डांस भी कर रही होती है, यानी कि जो वो इविल गॉडेस है वो पक्का किसी नए शिकार की तलाश में होगी, या फिर ये अंगुन की ही स्पिरिट हो सकती है जो कि उसी इविल गॉडेस के कब्जे में थी। और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हनीफ अभी भी जिंदा था, और हो सकता है कि जो नीडल्स है ना वो वापस से आ जाए, और हो सकता है कि बियान फिर से सुंदर रहेगी, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर राती भी सुंदर रहे, जिसके चलते इन्हें सैक्रिफाइस करते रहना होगा और अब फ्यूचर के अंदर इनको वापस से बुलाया जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कर्ज खाली इन लोगों के लिए खत्म हो गया होगा और यहाँ पर अब ये इविल गॉडेस अपने नए शिकार की तलाश में थी। इसी के साथ मेरा लास्ट 7 डेज मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट 7 डेज फिल्म की कहानी।
अब देखो यहाँ पर ही जो वरदान है वो कुछ ऐसा था कि हर जनरेशन की लड़कियां हमेशा के लिए जवान रहेंगी और खूबसूरत भी रहेंगी, लेकिन इसके लिए हर एक लड़की को अपने एक भाई का या फिर बेटी का सेक्रीफाइस करना होगा। अब यहाँ पर अंगुन जवान थी लेकिन पैरालाइज्ड क्यों हो गई थी? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ये चेन तोड़ दी थी और ना ही उसने कादर का सेक्रीफाइस देकर राती को वरदान दिलवाया। अब जब मूवी की एंडिंग में वो इविल गॉडेस कादर को अपने साथ ले गई, जिसका मतलब अंगुन का सेक्रीफाइस पूरा हो गया और उसे उसका वरदान वापस मिल गया। इसलिए मूवी की एंडिंग में वो वापस हमें अपने जवानी वाले रूप में दिखाई दी थी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर अंगुन नहीं होगी, बल्कि वो पक्का वही मास्क लीडर होगी, क्योंकि वो अब अपना नया शिकार ढूंढना चाहती है। अब जैसे कि अंगुन ने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस करके खुद के लिए वो जवानी तो ले ली थी, उसके बाद ने उसने ये भी डील करी कि वो हमेशा जवान रहेगी और उसकी आने वाली जनरेशन्स भी जवान रहेंगी, लेकिन उसे अपने बच्चों में से अपने लड़के का सेक्रीफाइस करते रहना पड़ेगा, जिसके चलते जो लड़की होगी, जैसे कि यहाँ पर हनीफ हुई और बियान हुआ, तो हनीफ का सेक्रीफाइस होगा तो बियान जवान रहने वाली थी। अब ऐसे ही यहाँ पर कादर का सेक्रीफाइस हुआ तो पक्का यहाँ पर राती को ये जवानी मिलने वाली थी, लेकिन उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने गोल्डन नीडल्स को वापस कर दिया था और जवान रहने के लिए रिचुअल करना पड़ता है। उन गोल्डन नीडल्स को अपने फेस में, अपनी बॉडी में डालना पड़ता है, तभी आप जवान रह पाओगे। लेकिन यहाँ पर राती ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था और सारी चीजें रोकने के लिए यहाँ पर अंगुन ने सारी चीजें बता दी थी, यानी कि मंत्र और चैंटिंग वगैरह सब बताई थी और ये सारी की सारी चीज पूरी कर भी दी थी राती ने। उसने मास्क को तोड़ दिया, आप गोल्डन नीडल्स को वापस कर दिया, लेकिन जो सेक्रीफाइस था ना वो देखो लेना ही था। उसके चलते कादर ने खुद को सेक्रीफाइस किया यहाँ पर हनीफ को बचाने के लिए। और इस तरह के भयानक रिचुअल्स इंडोनेशिया के अंदर आज भी होते रहते हैं। इस टाइप का जो गोल्डन नीडल वाला रिचुअल है ना, ये मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया भी था, काफी सारी मूवीज के अंदर इसका इस्तेमाल करा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अब अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।